तो आज बात होगी ईरान के सबसे शक्तिशाली शख्स आयतुल्ला अली खामेनेई की। हम समझेंगे उनके जीवन और सत्ता के उस सफर को जो जेल के कोठरी से शुरू हुआ और उन्हें सर्वोच्च नेता के पद तक ले गया। देखिए, आयतुल्ला खामेनेई सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे, नहीं, 3.5 दशकों से भी ज्यादा वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक रहे हैं। लेकिन ये तो जाहिर है, इतनी बड़ी ताकत अपने साथ उतने ही बड़े खतरे भी लेकर आती है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश उन्हें एक खतरे के तौर पर देखते थे, और ये कोई मामूली राजनीतिक दुश्मनी नहीं थी, ये तो सीधा सीधा जान का खतरा था। तो चलिए सबसे पहले इसी बात पर गौर करते हैं, कैसे सर्वोच्च नेता खुद निशाने पर थे। अब देखिए, खामेनेई भी अपने दुश्मनों को लेकर कभी नरम नहीं पड़े। वो इसराइल को क्या कहते थे, एक कैंसर वाला ट्यूमर जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। वो ये बात खुलकर सबके सामने कहते थे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे बयानों से दुश्मनी कम तो नहीं होगी और गहरी ही होती चली गई। और दुश्मनी किस हद तक थी, इसका अंदाजा इन बयानों से लगाइए। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुलेआम कह रहे हैं कि खामेनेई की मौत से संघर्ष बढ़ेगा नहीं बल्कि खत्म हो जाएगा। मतलब इन बयानों से यह तो बिल्कुल साफ था कि खामेनेई पर खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। एक ऐसा शख्स जिसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकतें पड़ी हों, उसकी शुरुआत कैसी हुई थी। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, उनके शुरुआती जीवन से। साल था 1939। जगह थी ईरान का पवित्र शहर मशहद। यहीं खामेनेई का जन्म हुआ। अब सोचिए, वो उस दौर में बड़े हो रहे थे जब ईरान पर शाह का शासन था, एक सेक्युलर राजा। कहते हैं कि उस माहौल में धार्मिक लिबास पहनने वालों का मजाक तक उड़ाया जाता था, और शायद माना जाता है कि इसी अनुभव ने उनके मन में ये बात बिठा दी कि शाह का शासन तो धर्म के ही खिलाफ है, और बस यहीं से उनकी क्रांतिकारी सोच की नींव पड़नी शुरू हो गई। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। राजनीति में आने से बहुत पहले उनकी एक और ही पहचान थी। वो अमीन के नाम से कविताएं लिखते थे। जी हां, एक कवि भी छिपा था उनके अंदर। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक मुलाकात हुई आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी से, और खुमैनी के विचारों का उन पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने कविता लिखना ही छोड़ दिया। अपना पूरा जीवन, सब कुछ क्रांति के नाम कर दिया। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, ईरान में इस्लामी शासन। और जाहिर है, यह रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं था। शाह के खिलाफ खुमैनी का पैगाम फैलाने के जुर्म में उन्हें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 6 बार गिरफ्तार किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने मकसद को लेकर कितने पक्के थे। और फिर वो दिन आया, साल 1979। ईरान में क्रांति हुई, और इसी क्रांति ने अली खामेनेई को सीधा सत्ता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। तो क्रांति के बाद क्या हुआ? 1979 में वो खुमैनी के सबसे करीबी लोगों में से एक बन गए। उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की नींव रखने में भी एक बड़ा रोल निभाया। फिर 1981 में उन पर एक जानलेवा हमला हुआ। उनका दाहिना हाथ पैरालाइज हो गया, पर वो बच गए। उसी साल वो ईरान के राष्ट्रपति बने, और फिर बहुत ही भयानक ईरान इराक युद्ध के दौरान देश को लीड किया। और आखिरकार 1989 में जब खुमैनी का निधन हुआ, तो उन्हें ईरान का अगला नया सर्वोच्च नेता चुन लिया गया। ईरान में सर्वोच्च नेता का पद मतलब सबसे शक्तिशाली पद, और इस पद पर खामेनेई ने अपनी पकड़ बहुत बहुत मजबूती से बनाए रखी। लेकिन उनकी नियुक्ति उतनी सीधी साधी नहीं थी जितनी लगती है। कहते हैं कि खामेनेई को खुद लगता था कि इस पद के लिए जो धार्मिक योग्यता चाहिए वो उनमें नहीं है। तो फिर क्या हुआ? उन्हें सर्वोच्च नेता बनाने के लिए ईरान के संविधान में बाकायदा बदलाव किया गया, एक संशोधन किया गया। ये बात दिखाती है कि वो उस वक्त सिस्टम के लिए कितने जरूरी हो चुके थे। और सर्वोच्च नेता के तौर पर उन्होंने अलग अलग सोच वाले राष्ट्रपतियों के साथ काम किया। जैसे जब सुधारवादी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी आए, तो सामाजिक सुधारों और प्रेस की आजादी जैसे मुद्दों पर उनका टकराव हुआ। फिर जब उदारवादी हसन रूहानी आए, तो न्यूक्लियर डील और पश्चिम के साथ रिश्तों को लेकर मतभेद सामने आए। हाँ, रूढ़िवादी इब्राहिम रईसी के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे थे। और जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं मसूद पेजिशकियान, उनके साथ भी उन्होंने एक बैलेंस बनाकर ही काम किया। तो ये तो हुई अंदर की राजनीति, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए खामेनी ही की विदेश नीति की दिशा बिल्कुल साफ थी, अमेरिका और इजराइल से सीधा टकराव।
वो अमेरिका को कहते थे बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान। उनकी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी बस इन्हीं दो दुश्मनों के आसपास घूमती थी। याद रखिए, इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान ने इजराइल के वजूद को मानने से ही इनकार कर दिया था। अब इन देशों के बीच कभी आमने सामने की जंग तो नहीं हुई, लेकिन एक शैडो वॉर, मतलब एक तरह की परछाई वाली जंग हमेशा चलती रही। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि पर्दे के पीछे से एक दूसरे पर मिलिट्री और साइबर अटैक करते रहना, ये टकराव का एक नया और कह सकते हैं मॉडर्न तरीका था। तो अब आते हैं उनकी विरासत पर और उस एक सबसे बड़े सवाल पर जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। खामेनेई के पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक में है नहीं, बस इतना पता है कि उनके 6 बच्चे हैं। उनके एक बेटे मुज्तबा का नाम अक्सर उनके वारिस के तौर पर सामने आता रहा है। और एक और हैरान करने वाली बात, 1989 में सर्वोच्च नेता बनने के बाद उन्होंने कभी भी ईरान से बाहर कदम नहीं रखा। तो एक सफर जो जेल से शुरू हुआ था, वो दुनिया के सबसे ताकतवर पदों में से एक पर आकर खत्म हुआ। खामेनेई ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी है। और अब जो सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में है वो यही है, खामेनेई के बाद ईरान का भविष्य क्या होगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। धन्यवाद।